स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे एक ऐसे पुलिस अफसर की जो अगर ना होते तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश जो है वो कामयाब हो जाती। जो अगर ना होते तो लश्कर-ए-तैयबा का अब तक भारत पर किया हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला 26/11 एक हिंदू टेरर अटैक की तरह देखा जाने लगता, साबित हो चुका होता। आज आपको बताएंगे कि आखिर कैसे मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले ने एक लाठी के साथ लश्कर-ए-तैयबा के AK-47 से लैस खुखार आतंकी अजमल कसाब को ज़िंदा पकड़ा था। ये ज़िंदा जो शब्द है, ये यहाँ पे ज़िंदा पकड़ा जाना अजमल कसाब का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था इस पूरे 26/11 आतंकी हमले में। तो डिटेल में आज ये स्टोरी आपको बताने वाले हैं, पूरा केस बताने वाले हैं। शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपनी राय और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1954 से। महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव आता है, छोटा सा गांव है केदम्बे। करीबन 250-300 के आसपास के घर यहाँ पे इस गांव में बताए जाते हैं। तो इसी छोटे से गांव में 1954 में जन्म होता है तुकाराम ओमले का। बचपन जो था वो बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता, क्योंकि परिवार जो था उसकी माली हालत उतनी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक ठाक थी नहीं। बचपन के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही कम उम्र से साइकिल पर कटहल बेचना, आम बेचना, ये सब तुकाराम ओमले ने शुरू किया अपनी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने के लिए। आसपास के इलाकों में जाके आम बेचा करते थे साइकिल पर, गाय भैंस चराते थे, अपने जो किसानी थी वो किया करते थे बहुत ही कम उम्र से। ये सारी चीज़ें शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो थी वो भी की, अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा भी पूरी की। केदम्बे के ही प्राइमरी स्कूल से उनकी शिक्षा होती है। लेकिन बचपन से ये देखा जाता था तुकाराम ओमले जी के साथ में कि उन्हें यूनिफॉर्म का बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहें कि अलग ही लगाव था यूनिफॉर्म से। चाहे वो फ़ौज की यूनिफॉर्म हो, आर्मी की वर्दी हो या फिर पुलिस की वर्दी हो। इसका एक कारण ये भी था कि उनके जो मौसाजी थे वो इंडियन आर्मी में ड्राइवर थे। उन्हें जब तुकाराम ओमले देखा करते थे तो उन्हें लगता था कि देश की जो असल सेवा है वो यूनिफॉर्म पहनकर ही हो सकती है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपके अंदर जो एक ऊर्जा आती है वो आपको देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने तक का भी आपका एक मन जो है उसको बना देती है। तो कहीं ना कहीं उनका एक अलग लगाव बचपन से ही यूनिफॉर्म के लिए देखा जाता था। खैर, जब उम्र बड़ी हुई तो इसके साथ ही तुकाराम ओमले ने अपना जो करियर था वो भी इसी यूनिफॉर्म को चुना, यानी कि इंडियन आर्मी को उन्होंने अपना करियर चुना। इंडियन आर्मी में जाने का ये जो सपना था उसको तुकाराम ओमले ने हकीकत में तब्दील किया। और इसके बाद फाइनली जब उन्होंने ये इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ज्वाइन किया तो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग अपनी ली। लंबे समय तक इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, नायक की रैंक तक पहुँचते हैं। और इसके बाद, इस सर्विस के बाद में एक सम्मानजनक रिटायरमेंट के बाद आर्मी से अब फाइनली उनके सामने दो ऑप्शन थे। बताया जाता है कि 1990 के आसपास के ये बात है जब वो आर्मी से रिटायर हुए। इस समय उनके पास में दो ऑप्शन थे कि अब वो सिविलियन लाइफ अपनी जी सकते थे आर्मी के बाद। ऑप्शन ये था कि मुंबई की जो बेस्ट बस सेवा है, यानी कि बृहन मुंबई इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, तो बेस्ट बस जो होती है उसमें नौकरी उनको मिल रही थी, आसानी से लग भी सकती थी नौकरी। दूसरी तरफ था कि वो आर्मी के बाद पुलिस में भी जा सकते थे। यहाँ उन्होंने ट्रांसपोर्ट की जो नौकरी थी इसको चुनने के बजाय पुलिस में जाना प्रेफर किया। पुलिस की यूनिफॉर्म एक बार फिर से चूज़ की अपने लिए, वही जो बचपन से हमेशा एक जज्बा रहा था कि भाई वर्दी पहनकर ही देश की सेवा हो सकती है, हमेशा देश की सेवा करना चाहते थे। तो अब यहाँ पे सिविलियन जॉब ना लेते हुए मुंबई पुलिस ज्वाइन करते हैं। साल बताते हैं 1991, जब तुकाराम ओमले ने मुंबई पुलिस में अपनी सर्विस शुरू की। एक कांस्टेबल के तौर पर उन्होंने इस सर्विस को शुरू किया, लेकिन वक्त के साथ साथ जो उनका एक डिसिप्लिन था, आर्मी डिसिप्लिन, ईमानदारी, उनकी एक स्ट्रेट फ्रंट पर रहने की हमेशा एक जो एनर्जी थी कि कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, कोई मिशन हो, हमेशा सबसे आगे खड़ा हुआ जिस आदमी को पाते थे बाकी पुलिस अफसर वो थे तुकाराम ओमले जी। तो यही सब देखते देखते उनका जो प्रमोशन था वो भी हुआ। हवलदार से उन्होंने शुरू किया था, कांस्टेबल से, और उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन मुंबई पुलिस, ASI इन मुंबई पुलिस तक प्रमोट होते हैं। ASI बन चुके थे करीबन साल 2008 तक आते आते तुकाराम ओमले। इस बीच में बताया जाता है कि उनकी जो मैक्सिमम जो पोस्टिंग लगातार रही है वो DV मार्ग पुलिस स्टेशन जो है मुंबई का, वहीं पे रही। यहीं पे उनको देखा जाता था कि कोई भी अगर क्रिमिनल है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसको ठीक करना बखूबी जानते थे।
कई सारे ऐसे टास्क उन्होंने कंप्लीट किए और बाकायदा अपनी नौकरी जो थी उसको प्रॉपरली सर्व किया। अब ये जो समय रहा था 91 से लेकर साल 2008 के बीच में, इस समय पर तुकाराम ओमले जी वर्ली इलाके में, उनका जो घर था वो था वर्ली इलाके के सर पोचकनवाला रोड पर। यहाँ पे इस रोड पर जो पुलिस रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे, यहीं पर अपने परिवार के साथ रहा करते थे। परिवार में उनकी वाइफ थी ताराबाई जी, साथ ही साथ बेटियां थीं वैशाली, भारती, वंदना, पवित्रा, एक बेटा भी था। तो ये पूरा एक खुशहाल परिवार साथ में रहा करते थे एक साथ। घर में तुकाराम ओमले जी की इमेज इस तरह की थी कि उनको एक बहुत ही सख्त पुलिस वाला बाहर देखा जाता था, लेकिन घर में आते ही एक बहुत ही हंसमुख खुशमिजाज इंसान की तरह बिहेव करते थे। और वो थे भी असल में वैसे ही एक इंसान, अपने परिवार के साथ, अपनी बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा हंसी खुशी रहा करते थे। एक बच्चों को प्यार करने वाले पिता की तरह उन्हें देखा जाता था। रोज़ाना का यही हाल था कि अपनी नौकरी पूरी करने के बाद जब तुकाराम जी घर पे आते थे तो बेटियां बाहर इंतज़ार किया करती थीं, और उसके बाद हंसी खुशी अंदर ये जो परिवार था आराम से रहता था। करीबन 1991 से जब से उनकी सर्विस शुरू हुई मुंबई पुलिस में, 17 साल निकल जाते हैं और फाइनली अब ये जो साल था वो आ चुका था साल 2008। अब साल 2008 26 नवंबर का दिन था, एक आम बुधवार का दिन था, वेडनेसडे का दिन था। तुकाराम ओमले हर दिन की तरह इस बार भी उनको पता था कि उनकी ड्यूटी कहाँ पे लगी हुई है, कहाँ पे उनकी शिफ्ट है। तो इस दिन उनकी दरअसल इवनिंग शिफ्ट थी। अपने घर से आराम से शाम तक वो निकलते हैं। उसके बाद में, क्योंकि ये जो दिन था, घर पे लगातार सुबह से टीवी चल रही थी, क्योंकि ओडीआई मैच था, इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, 5th ओडीआई था कटक में। तो पूरे देश की निगाहें इस मैच के ऊपर भी थी। तुकाराम ओमले भी इस मैच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लगातार स्कोर देख रहे थे। इनफैक्ट जब घर से निकले हैं तो उस समय भी उन्होंने स्कोर चेक किया और इसके बाद अपनी ड्यूटी पर, अपनी नौकरी पर निकल जाते हैं। 26 नवंबर का ये जो दिन था, कोई नहीं जानता था इस दिन की सिर्फ एक ओडीआई मैच ऐसा नहीं है जिस पर देश की निगाहें टिकने वाली हैं। यहाँ एक ऐसा भारत के ऊपर बड़ा आतंकी हमला होने वाला है जिसके बाद अगले 3 दिन तक पूरा देश टीवी पर निगाह जमाए सिर्फ इस आतंकी हमले के बारे में जान रहा होगा। हुआ कुछ इस तरह का कि 26 नवंबर 2008 लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादी, पाकिस्तान की आईएसआई से स्पॉन्सर्ड आतंकवादी, समुद्र के रास्ते मुंबई आते हैं। बदावर पोर्ट पर, बदावर पार्क के पास में जो समुद्री तट है वहाँ पर उतरते हैं और उसके बाद मुंबई में कोहराम मचाना, तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके ये जो खबर आती गई, पता चलता गया कि सबसे पहले लियोपोल्ड कैफ़े के ऊपर हमला हुआ है। वहाँ पे जो निर्दोष लोग थे, जो अपने मीटिंग्स कर रहे थे, गैदरिंग में बिजी थे, खाना खा रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, उन लोगों के ऊपर अचानक से आके AK-47 से लैस आतंकवादी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो लियोपोल्ड कैफ़े का पहला हमला हुआ। उसके बाद में ये जो 10 आतंकवादी थे अलग अलग जगह मुंबई में डिवाइड हो गए। इन लोगों ने अलग अलग जगह हमले करने शुरू किए। इन्हीं 10 में से 2 आतंकवादी थे, अजमल कसाब और अबू इस्माइल। इन दोनों ने दरअसल यहाँ से जब ये उतरे उस बोट से मुंबई में आके, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले एक टैक्सी को हायर किया। टैक्सी हायर करने के बाद CST स्टेशन जाते हैं और उस टैक्सी के अंदर भी वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसकी सीट के नीचे इन्होंने RDX रख दिया था। कसाब वो आतंकवादी था, आप इसकी 20-21 साल का वो आतंकी जिसका आप किस तरह उसको ब्रेन वॉश किया था, आप ये समझिए कि उसने क्या कोहराम यहाँ मचाया था। ड्राइवर सीट के नीचे उसने इसी टैक्सी के RDX रखा। बाद में जाके विले पार्ले के इलाके में, बताते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ये जो टैक्सी थी, यहाँ पे भी, इसमें भी ब्लास्ट हुआ था। टैक्सी ड्राइवर की मौत हुई थी, एक यात्री था उसमें, उसकी मौत हुई थी। इसके बाद लगभग 9:32 पर 26 नवंबर 2008 9:32 के आसपास कसाब CST पर ये जब टैक्सी ने इसको छोड़ा था, तो CST स्टेशन पर पैसेंजर हॉल में पहुंचते हैं ये दोनों आतंकवादी, कसाब और अबू इस्माइल। और उसके बाद घुसते ही यात्रियों पर, जो अपने यहाँ से वहाँ जाने के लिए वहाँ बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का, लोकल ट्रेन का, अचानक अंधाधुंध उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। कसाब और अबू इस्माइल की फायरिंग में सिर्फ CST पर बताया जाता है कि 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, 100 से 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए। प्लेटफॉर्म पर, बुकिंग काउंटर एरिया में, फुटब्रिज पर, सब जगह सिर्फ खून ही खून देखा जा सकता था CST स्टेशन पर। इस बीच में इस CST पर भी एक रेलवे के हीरो थे जिनको देखा गया। ये जो 26/11 रहा है, इसमें कई लोगों ने अपनी वीरता दिखाई है। उसमें से एक थे विष्णु दत्ताराम जेंडे। आप देखिए कि रेलवे अनाउंसर थे। ये जो अफरा तफरी हुई थी गोलियां चलने के बाद में, तो इस समय यहाँ रेलवे अनाउंसर थे विष्णु दत्ताराम जेंडे। जैसे ही उन्होंने देखा कि आतंकी एक हमला हो चुका है, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो उन्होंने लाउड स्पीकर से लोगों को यहाँ से वहाँ कहाँ जाना है, एग्जैक्ट जगह उन्हें कहाँ भागना चाहिए,
ये बताना शुरू किया, प्लेटफॉर्म छोड़ने के लिए लगातार वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, स्टेशन से निकलने के लिए जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट कर रहे थे, और इस बीच में उन्होंने बिल्कुल लोगों को बचाते हुए अपनी जान को जोखिम में डाला। तो इस तरह के भी हीरो यहाँ पे निकल कर सामने आए हैं। लेकिन ये जो आतंकी थे, ये अंधाधुंध निर्दोषों के ऊपर जो लोग थे उन लोगों के ऊपर हमला करते जा रहे थे। खैर, ये जो खबर थी धीरे धीरे करके फैलना शुरू होती है। CST स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, ये जब खबर सामने आई और तुकाराम ओमले जी के घर पर जब उनकी वाइफ, उनके बेटियों ने जब ये खबर देखी टीवी पर, तो सीधा उन लोगों ने तुकाराम ओमले जी को फ़ोन किया। जैसे ही ये जो बात हुई है तो उस समय तुकाराम ओमले ने उनसे कहा कि बिल्कुल मुझे पता है कि ये जो हमला है वो हुआ है और तुम लोग बस घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि साउथ मुंबई में भी डेंजर हो सकता है। उनकी बेटी बताती हैं वैशाली कि वैशाली ने उनसे कहा कि आप हमेशा फ्रंट पर रहते हो, हर चीज़ में सबसे आगे रहते हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहना, अपना भी ध्यान रखना। और ओमले ने सिर्फ इतना कहा उसके बाद कि हाँ ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगा, तुम लोग बस बाहर मत निकलना। इसके बाद कुछ देर बाद जब वैशाली ने दोबारा फ़ोन करना चाहा तो तुकाराम ओमले का जो फ़ोन था वो नॉट रीचेबल आ रहा था। अब इस बीच इधर इन आतंकवादियों ने क्या किया कि CST पर कैद आने के बाद में कसाब और अबू इस्माइल सीधा कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। कामा हॉस्पिटल में जाने का इन लोगों का, इन आतंकियों का ये मकसद था कि जो वहाँ पे पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जाए, उनको मारा जाए, ख़त्म किया जाए। तो आप ये देखिए कि किस निर्मम, एक किस तरह की सोच के साथ ये आतंकवादी आए थे। पेशेंट्स को, मरीज़ों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए भी उतारू थे। हॉस्पिटल की तरफ जब ये लोग बढ़ते हैं और कामा हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो यहाँ भी कुछ हीरो ऐसे निकले सामने, कुछ ऐसे जाबाज लोग निकले जिनकी सूझबूझ ने कई सैकड़ों लोगों की जान बचाई। यहाँ पे जो हॉस्पिटल स्टाफ के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए, जैसे ही उन्हें पता चला कि हॉस्पिटल में ये आतंकवादी घुसने लगे हैं, तो उन्होंने इनके घुसते ही पूरे हॉस्पिटल की लाइट जो थी वो बंद कर दी, पावर कट कर दिया, गेट बंद कर लिए। लोगों ने, जो स्टाफ था, उन्होंने मरीज़ों को एक कमरे में इकट्ठा कर लिया जिससे कि बाकी अलग अलग जगह पर किसी की जान ना जाए। और ये ऐसी एक सूझबूझ रही जिससे कि सैकड़ों लोगों की जान बची है। कामा हॉस्पिटल पे अटैक करने के बाद जब ये दोनों आतंकवादी यहाँ से बाहर निकलते हैं, कसाब और अबू इस्माइल, तो इसके बाद इन लोगों ने जो रंग भवन लेन है BT रोड मुंबई में, BT रोड के पास एक और इन आतंकवादियों ने बहुत बड़ा हमला किया। और ये इस बार जो हमला हुआ था इसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे मुंबई ATS के चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, सीनियर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, इनफैक्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिनसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के जितने बड़े बड़े खूंखार गैंगस्टर रहे, डॉन रहे, वो उनके नाम से कापा करते थे। विजय सालस्कर, ये जो तीनों लोग थे, जो तीनों सीनियर ऑफिसर थे हमारे भारत के, एक टोयोटा क्वालिस में बैठे हुए थे और ये यहाँ से आगे ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे थे इन आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन यहीं पर ऑन स्पॉट इस BT रोड पर इन दोनों आतंकवादियों के साथ सामना होता है और उसके बाद अंधाधुंध ये आतंकवादी बिना मौका दिए गोलियां चलाना शुरू करते हैं। AK-47 के उस फायरिंग में हमारे उन 3 वीर भारत के सपूतों की वीरगति हुई, उनकी जान चली गई। इसके बाद यही जो टोयोटा क्वालिस थी, इसी को लेते हुए कसाब और अबू इस्माइल आगे बढ़ते हैं। पुलिस की गाड़ी थी, लोगों को देखकर ये लग रहा था कि अंदर पुलिस वाले ही बैठे होंगे, क्योंकि पूरी मुंबई में जहाँ जो लोग बाहर थे वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, बहुत सहमे हुए थे, डरे हुए थे। तो एक जो इंसिडेंट, एक जो वीडियो क्लिप आप देखते हैं कि अचानक से लोग देख रहे हैं, मीडिया कर्मी वहाँ पे खड़े हुए हैं, शूट कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है, और अचानक सामने से एक पुलिस की गाड़ी निकलती है, उसमें से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो पब्लिक के ऊपर ही कर दी जाती है। तो दरअसल वो पुलिस की गाड़ी थी, लेकिन उसके अंदर थे आतंकवादी, अबू इस्माइल और कसाब। इन दोनों ने यहाँ पे ये जो टोयोटा क्वालिस थी इसको लेकर मेट्रो सिनेमा के पास में सिविलियन के ऊपर, जो लोग वहाँ मीडिया कर्मी खड़े थे, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। लेकिन इस बीच में इस टोयोटा क्वालिस में 2 और ऐसे मुंबई पुलिस के कांस्टेबल थे जो कि छुपकर पीछे बैठे हुए थे। इन आतंकवादियों को नहीं पता था कि वो लोग छुपकर पीछे बैठे हैं। ये थे योगेश पाटिल और इनके अलावा अरुण जाधव। इस बीच में जब ये लोग छुप के बैठे हुए थे और मेट्रो सिनेमा से गाड़ी निकल रही थी, मेट्रो सिनेमा के आगे बढ़ते ही गाड़ी के एक फ़ोन की आवाज़ आती है गाड़ी में से, अंदर से। ये फ़ोन था योगेश पाटिल का, कांस्टेबल योगेश पाटिल का, जो कि छुप कर बैठे हुए थे। अचानक उनका जैसे ही फ़ोन बजता है, उनकी रिंगटोन बजती है, आतंकवादी ये समझ जाते हैं कि पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ है, बैठा हुआ है। और उसके बाद योगेश पाटिल को भी यहाँ पे कसाब के द्वारा गोली मार दी जाती है। अब बचे थे अरुण जाधव। अरुण जाधव ने जैसे तैसे खुद को छुपा कर रखा, बचा कर रखा, वो भी सीवियरली इंजर्ड थे।
लेकिन इस दौरान में ये देखा गया कि ये जो गाड़ी थी टोयोटा क्वालिस आगे बढ़ते हुए बैरिस्टर रजनी पटेल रोड पर मुंबई में विधान भवन जो है उस रोड पर इस टोयोटा क्वालिस का जो टायर था वो बस्ट हो जाता है, रियर टायर जो था वो बस्ट होता है और इसके कारण ये जो गाड़ी थी इन दोनों आतंकवादियों को छोड़नी पड़ती है। कांस्टेबल अरुण जाधव पहले से इस गाड़ी में मौजूद थे, वो देख रहे थे कि बिल्कुल ये जो कसाब है गालियां दे रहा था बीच बीच में मुंबई पुलिस को। वहाँ पे उस गाड़ी के अंदर जो बुलेट प्रूफ जैकेट रखी थी हेमंत करकरे की, अशोक कामटे की, विजय सालस्कर की, उन बुलेट प्रूफ जैकेट को देखकर गालियां दे रहा था कि आखिर क्या काम आई ये जैकेट और इस तरह की बातें कर रहा था। तो ये जो जाधव थे, अरुण जाधव, जैसे ही इन्होंने देखा कि अब ये लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, अब ये दूसरी गाड़ी की तलाश में है, इस गाड़ी को छोड़ दिया है, तो उन्होंने उस ज़ख्मी हालत में भी सीधा पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और उसके बाद में उन्होंने ये देखा था कि इन दोनों आतंकवादियों ने वहाँ से गुजर रही एक स्कोडा, सिल्वर कलर की स्कोडा लोरा थी, उसे हाईजैक किया है और आगे मरीन ड्राइव की तरफ ये दोनों निकले हैं आतंकवादी। अरुण जाधव ने सीधा ये जो इंटेल थी, ये जो खबर थी, वो सीधी पुलिस कंट्रोल रूम को दी और पुलिस कंट्रोल रूम से खबर पहुंची डीवी मार्ग पुलिस स्टेशन। दरअसल इन दोनों आतंकवादियों ने इस बीच में क्या किया था कि रजनी पटेल रोड पर इन्हें एक सिल्वर कलर की स्कोडा लोरा आती हुई दिखी। इसके मालिक थे शरण असारा जो थे, उन्हें अबू इस्माइल ने उन्हें ज़बरदस्ती गालियां देते हुए गाड़ी से कॉलर खींच के बाहर निकाला। कसाब ने उनके सिर पे बंदूक रख के उन्हें धमकाया, उनसे चाबी ली और उसके बाद उन्हें धमकाते हुए ये लोग यहाँ से सीधा इस गाड़ी को लेकर, स्कोडा को लेकर आगे मरीन ड्राइव की तरफ निकल जाते हैं। शरण असारा आज भी अचंभित होते हैं कि आखिर उनकी जान बची तो ये भगवान की ही एक तरह से दया थी, भगवान का कृपा थी, आशीर्वाद था, जिसकी वजह से मौत को उन्होंने इतने करीब से देखा था। क्योंकि ये आतंकवादी सभी को मार रहे थे यहाँ से वहाँ, ये किसी से भी कुछ बिना पूछे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तो ये जो बात थी यहाँ पे शरण असारा, क्योंकि ये उनकी जान बची, उन्होंने सीधा माहिम पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। यहाँ पे माहिम पुलिस स्टेशन पहुँचे और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही साथ में पुलिस कंट्रोल रूम को उन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया था। उन्होंने ये बता दिया था कि ये जो गाड़ी है ये मेरी गाड़ी लेके मरीन ड्राइव की तरफ भागे हैं। अब रात के करीबन 12:16 के आसपास की बात बताई जाती है, जब वायरलेस पर ये मैसेज जो था डीबी पुलिस स्टेशन से लगातार सब जगह पहुंचाया गया कि स्कोडा जो है वो नॉर्थ की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है, मरीन ड्राइव की तरफ आगे बढ़ रही है, गिरगांव चौपाटी बीच में पड़ेगा और इस रास्ते पर ये आगे जाएगी गाड़ी, इसमें ये दोनों आतंकवादी हैं। ये पता चलते ही डीवी मार्ग पुलिस स्टेशन से एक टीम पूरी तैयार की जाती है। इस टीम में थे पीएसआई भास्कर कदम, एपीआई संजय गोविलकर, हेमंत बोदंकर, सत्यपाल सरोलकर और इनके साथ में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले साहब। ये सारे लोग एक टीम बनाई जाती है और इन लोगों ने कैफ़े आइडियल के पास, गिरगांव चौपाटी के आसपास में ही यहाँ बैरिकेटिंग लगाना शुरू कर दिया। डबल बैरिकेटिंग लगाई जाती है। आयरन ड्रम्स को, वहाँ पे लोहे के ड्रम जो थे उनको रखा जाता है। रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि ये जो आतंकी हैं वो आगे निकल ही ना पाएँ। लेकिन इस टीम के पास भी उतना उस तरह का असला नहीं था, उस तरह का जो एम्युनिशन थे, आर्म्स थे, वो सब नहीं थे। बताया जाता है कि कोई मॉडर्न वेपन नहीं था। जो कदम थे उनके पास में सिर्फ एक 9mm की पिस्टल थी। बाकी कुछ कांस्टेबल थे जिनके पास में 303 जो राइफ़ल होती है वो थी पुलिस की, मुंबई पुलिस की। और ओमले जो थे, तुकाराम ओमले साहब, उनके पास में वो प्रैक्टिकली अनार्म्ड थे। उनके पास में सिर्फ एक लाठी थी। एक लाठी को लेकर ही वो वहाँ पे खड़े हुए थे, लकड़ी की, जो एक लकड़ी का डंडा जो होता है पुलिस वालों के पास में। करीबन 12:35 के आसपास, 12:30 और 35 के आसपास में अचानक से ये जो ब्लॉकेड लगा हुआ था, इस पूरी टीम ने लगाया हुआ था, ये देखते हैं कि सामने से एक स्क्वाडा बहुत तेज़ रफ्तार से चलती हुई आ रही है। लेकिन जैसे ही स्क्वाडा ने ये देखा, उसके अंदर बैठे हुए उस ड्राइवर ने, यानी जो आतंकवादी था अबू इस्माइल और कसाब, इन दोनों ने देखा कि सामने बैरिकेटिंग है, तो अचानक से अबू इस्माइल ने ब्रेक लगाए और यू टर्न करने की कोशिश करता है। सडनली गाड़ी को पीछे वापस भगाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। लेकिन उस जल्दबाजी में ये जो गाड़ी थी वो पास में ही लगे हुए डिवाइडर से जाके टकराती है और उसके बाद वहीं अचानक से गाड़ी खड़ी हो जाती है। सामने से जितनी पुलिस की टीम थी उन्होंने अपने हथियार जो थे वो तान रखे थे इन लोगों के ऊपर। लगातार अनाउंसमेंट चल रहा था कि भागने की कोशिश मत करना, गोलियां चलाई जाएंगी, सरेंडर करो। इन लोगों ने गाड़ी के अंदर बैठकर, कसाब ने जो हेडलाइट्स थी फुल बीम पर उनको ऑन कर दिया। वाइपर जो थे, गाड़ी के जो वाइपर होते हैं, वॉशर होते हैं, उनको लगातार बहुत तेज़ी से चला दिया जिससे कि अंदर बैठे हुए लोगों को पुलिस वाले देख ना पाएँ, उन्हें पता ना चल पाए। इस बीच में दो पुलिस वाले जो थे, पीएसआई हेमंत भास्कर कदम और हेमंत बबधंकर,
ये दोनों जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो इतने में ही अंदर से कसाब और अबू इस्माइल पुलिस टीम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं अपनी AK-47 से। ये फायरिंग जैसे ही हुई, इसके बाद पुलिस की तरफ से जो रिटेलिएट फायर किया जाता है उसमें ड्राइवर सीट पर बैठे हुए अबू इस्माइल को गोली लगती है और वो मौके पर ही मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ से गाड़ी पर गोलियाँ चलाई गई पुलिस के द्वारा तो एक गोली टायर पे जाके लगी, टायर बर्स्ट हो चुके थे, तो अब ये गाड़ी कहीं जा नहीं सकती थी। ये सारी चीज़ें लगातार बैठ के देख रहा था पैसेंजर सीट पर अजमल कसाब। कसाब को जब ये पता चल गया कि ये अब घिर चुका है, कहीं जा नहीं सकता, तो उसने नाटक करना शुरू किया। दो तरह की बात बताई जाती है। एक अकाउंट बताते हैं कि कसाब गाड़ी के अंदर ही ड्राइविंग सीट पर, जो पैसेंजर सीट पर, उस पर बैठा था और वहाँ पर उसने बेहोशी का नाटक किया, जैसे कि उसको भी गोली लगी और वो मर चुका है। दूसरा अकाउंट बताया जाता है कि कसाब ने गेट खोला, उसके बाद नीचे इस तरह से गिरा जिससे कि लगे कि रोड पर वो एक लेट गया था, जिससे कि ऐसा लगे कि ये भी मर चुका है और रोड पर जाके गिर गया है। लेकिन ये असल में एक प्लेइंग डेड का उसका नाटक था। ना ही वो मरा था, ना ही उसे कोई गोली लगी थी। जैसे ही कसाब को देखा पुलिस टीम ने तो तुकाराम ओमले साहब अपने एक उस डंडे के साथ आगे बढ़ते हैं, कसाब की तरफ पहुंचते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी कि ये जो आतंकी है ये मरा नहीं है, ये नाटक कर रहा है। जैसे ही वो उसके पास तक पहुँचे, कसाब अचानक उठता है और अपनी AK-47 से पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन वो फायर खोलता उसके पहले ही तुकाराम ओमले ने इस तरह का एक अद्भुत साहस दिखाया है। उनका जो एक असाधारण मिलिट्री डिसिप्लिन था, जो उन्होंने अपने पूरे करियर में सेना में नौकरी की, पुलिस में 17 साल दिए, क्या शानदार सर्विस रही उनकी। उन्होंने यहाँ पे अचानक से कसाब को अपनी उस पकड़ के साथ में, जो उसका जो गरम बैरल था AK-47 का, जो लगातार इतनी देर से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था लोगों पर, उस गरम बैरल को पकड़ के अपने पेट से लगा लिया और कसाब को पूरी तरह से जकड़ के उन्होंने रखा हुआ था। कसाब ना ही अपनी जो AK-47 थी वो उनसे छुड़ा पा रहा था, ना ही खुद को। इस बीच में कसाब ने लगातार ट्रिगर दबाता रहा, गोलियां चलती रहीं और डिफरेंट फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक करीबन 15 से 23 बुलेट बताई जाती हैं, कई जगह पर 12 बुलेट बताई जाती हैं, लेकिन ओवरऑल दर्जनों जो गोलियां थी वो तुकाराम ओमले के जिस्म को भेदती रही थी। इस बीच में उनकी जो पकड़ थी, लोहे की जो पकड़ उनकी एक देखी जाए तो वो ढीली नहीं हुई, ना ही कसाब अपनी जो गन थी वो उनसे छुड़ा पाया। और उसके बाद में इसका नतीजा ये हुआ कि किसी भी और पुलिस वाले को वहाँ कसाब की जो गोली थी AK-47 की वो नहीं लगी। ये तुकाराम ओमले जी का बलिदान था। उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस का नतीजा ये हुआ कि कसाब को ज़िंदा पकड़ा गया। आसपास की जो पुलिस टीम थी उनके साथ की तुकाराम ओमले जी की, वो वहाँ पे पहुँचती है, कसाब को ज़िंदा पकड़ा जाता है। उसे बाकी जो कांस्टेबल थे वो डंडों से मारने लगते हैं, आसपास के लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। इस बीच में वो ज़मीन पर गिर जाता है। गुस्साए हुए पुलिस वाले थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे 3 अफसरों को, 3 जो सीनियर मोस्ट अफसर थे मुंबई पुलिस के ATS के, ये कसाब ही है जिसने अभी हाल ही में उनकी हत्या की है। और इसके बाद उनके सामने, उस पुलिस टीम के सामने ही तुकाराम ओमले के ऊपर जिस तरह से उसने 23 गोलियां मारी थी उन्हें। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो बाकी कांस्टेबल थे, जो अफसर थे, उन्होंने कहा कि इसको शूट कर देना चाहिए, गोली मारो, इसको ख़त्म करो। लेकिन इस बीच में ही API संजय गोविलकर साहब जो थे, उन्होंने चिल्ला कर ये कहा कि याला मारू नको, हाँ एविडेंस है। दोस्तों, 26/11 के केस में एक तुकाराम ओमले जी का बलिदान और एक दूसरा ये संजय गोविलकर जी का स्टेटमेंट कि इसको मारना नहीं, ये एविडेंस है। संजय गोविलकर बुरी तरह घायल थे, उन्हें भी गोली लगी थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया, आप सोचिए कि इससे किस तरह से पूरी तस्वीर बदली है। तुकाराम ओमले अगर नहीं पकड़ते कसाब को ज़िंदा, तो यहाँ आज तस्वीर ही कुछ और होती। 26/11 को शायद एक हिंदू टेरर अटैक की तरह देखा जाता होता, जो कि आपको आगे इसमें बताने वाले हैं कि कैसे ऐसा होता। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया, इसके बाद कसाब को वहाँ पे मारा नहीं गया, उसको ज़िंदा पकड़ा गया। उस रात कसाब अगर मर जाता तो पूरी देश और दुनिया के सामने जो सच था वो कभी सामने नहीं आ पाता। खैर, तुकाराम ओमले जी को क्योंकि यहाँ पे अंधाधुंध उनको गोलियाँ लगी थी, उन्हें हरकोसिन दास जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया जाता है, लेकिन ले जाते ही डॉक्टर वहाँ पे उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। अब दरअसल ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये जो पूरा अटैक था वो एक हिंदू टेरर अटैक की तरह देखा जाता अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता ज़िंदा? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की ISI और लश्कर-ए-तैयबा ने
ये जो पूरा हमला था इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया था। इन 10 आतंकवादियों को जो भेजा गया था तो इनकी पॉकेट्स में पहली बात तो इनके फेक आइडेंटिटी कार्ड्स थे। कसाब को भी जो पकड़ा गया उसकी पॉकेट में जो आईडी कार्ड था उस पर नाम लिखा था कसाब का समीर दिनेश चौधरी। बेंगलोर का उसको स्टूडेंट बताया गया था। उसकी कलाई पर एक कलावा बांधा गया था जिससे कि लगे कि ये एक हिंदू है। इस तरह की सारी चीज़ें करवाई गई थी आईएसआई के द्वारा, पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के द्वारा। इन सभी मारे गए आतंकवादियों के साथ यही पूरा कहानी थी, यही इनके साथ किया गया था। क्यों किया गया था? जिससे कि अगर ये 10 के 10 मर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्हें मरने के लिए भेजा था यहाँ पे, अगर ये मर जाते हैं तो मीडिया में, ग्लोबल मीडिया में जो बाकी आईएसआई है, जो बाकी पाकिस्तान की मीडिया है, जो एजेंसीज़ हैं, वो ये नैरेटिव चलाएंगी कि ये दरअसल पाकिस्तान का इस अटैक में कोई रोल नहीं है, ये भारत के अंदर हिंदू टेरर अटैक था। ये सारे के सारे आतंकी जो थे वो हिंदू थे और इन्होंने ही अपने देश पर अटैक किया है। तो ये इस तरह का नैरेटिव चलाने के लिए पाकिस्तान ने ये पूरा साजिश रची थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और सामने आती है कि इस पूरी साजिश में अबू जुंदल का नाम सामने आया था। अबू जुंदल महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला, इस प्लानिंग में उसको लश्कर तैयबा ने शामिल किया था। पाकिस्तान गया अबू जुंदल, वहाँ पे लश्कर तैयबा का एक हाई रैंकिंग उसको इंडियन हैंडलर बताया जाता है। जुंदल ने दरअसल इन 10 के 10 आतंकवादियों को उर्दू के बजाय हिंदी बोलना सिखाया था। इन्हें सिखाया था जुंदल ने कि कैसे अगर तुम जब हॉस्टेज बना लोगे, मुंबई में कई सारे लोगों को, ताज होटल में, नरीमन पॉइंट में, सब जगह जब हॉस्टेज बना लोगे तो तुम्हें हिंदी में इस तरह से बात करनी है कि जिससे कि हर किसी को लगे कि तुम हिंदू हो, तुम भारत से ही हो। ये सब चीज़ें इन लोगों को, इन आतंकियों को जुंदल ने सिखाई। इसके अलावा जुंदल ने यहाँ पे एक फ़र्ज़ी लेटर भी तैयार किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, जो इन आतंकवादियों के पास से मिला है। वो फ़र्ज़ी लेटर था एक नॉन एग्जिस्टिंग टेरर ग्रुप का, यानी कि एक डेक्कन मुजाहिदीन के नाम से, इस नाम से जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, डेक्कन मुजाहिदीन ग्रुप के नाम से एक लेटर बनाया गया था कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस पूरे अटैक की। और कहीं ना कहीं ये दिखाया जाना था यहाँ पे कि जो 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुए थे, उनके एक्यूज़ जो हैं उनसे लिंक किया जा सके इन 10 के 10 आतंकवादियों को। लेकिन कसाब को ज़िंदा पकड़े जाने के बाद ये जो पूरी साजिश थी पाकिस्तान की, वो नाकाम हो जाती है, नाकामयाब हो जाती है। पाकिस्तान का एक घिनौना चेहरा, लश्कर तैयबा का घिनौना चेहरा बेनकाब होता है। इंटेरोगेशन के दौरान खैर कसाब कई सारे अलग अलग मैनिपुलेटिव, फेक, फर्जी स्टेटमेंट देता रहा, झूठ बोलता रहा, मुकरता रहा। हमने एक डिटेल एपिसोड किया आपके लिए, इनफैक्ट आज ही वो एपिसोड शूट किया था सुबह, और वो इस एपिसोड को आप अगर देखेंगे, इसके पहले वही एपिसोड आपको मिल जाएगा, तो वो डाला जा चुका है। उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे ट्रायल जो थी वो चली है, कैसे फाइनली 4 साल के बाद 30 करोड़ के आसपास रुपए खर्च करके कसाब को फांसी तक पहुंचाया गया है। तो वो भी एक अलग अपने आप में लड़ाई है, वो एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। तो कसाब अपनी पूरी ट्रायल में बहुत सारे झूठ बोलता रहा, सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन फाइनली जो सारे स्टेटमेंट्स थे, जो एविडेंसेस थे, साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास में थे, पाकिस्तान और एलईटी का डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट था वो इस पूरे केस में प्रूव हुआ। डिटेल एपिसोड आपके लिए किया हुआ है। तुकाराम ओमले का जो एक असाधारण बलिदान था, पूरे देश ने उनको यहाँ पे नमन किया। आज भी हम ये वीडियो, हमारा उद्देश्य है कि तुकाराम ओमले को नमन किया जाए, उनकी उस शहादत को, उनकी वीरता को याद किया जाए। 26 जनवरी 2009 को, अगले ही साल जो 26 जनवरी आया, तो मरणोपरांत उन्हें भारत का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी ताराबाई जी ने इस अवार्ड को रिसीव किया था तुकाराम ओमले जी के लिए। उनकी बेटी जो है वैशाली, फैमिली की तरफ से उन्होंने SIES स्पिरिट ऑफ मुंबई का जो अवार्ड था वो भी स्वीकार किया। परिवार का गुस्सा बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता गया जब तक कसाब को फांसी नहीं हुई थी, और इस बीच में ये भी देखा गया कि जब कसाब के लिए एक फेयर ट्रायल करने के लिए एडवोकेट्स, कसाब के तरफ से कौन ये केस लड़ेगा, इस केस में जब एडवोकेट की बात आई थी कि कौन वकील बनेगा, तो यहाँ पे तुकाराम ओमले जी के भाई एकनाथ ओमले ने कसाब के लिए कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर अंजलि वाघमारे जो थी, उनके खिलाफ वर्ली में 60 लोगों के साथ पब्लिक प्रोटेस्ट भी किया था। उनका कहना था कि देश के दुश्मन को कोई भी लीगल एस्केप नहीं मिलना चाहिए, उसे लीगल हेल्प क्यों मिल रही है यहाँ पे। तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन ओवरऑल बात ये है कि तुकाराम ओमले जी का जो बलिदान रहा, उससे इंस्पायर होके आज की डेट में जो उनका गांव केदम्बे, वहाँ से अब तक 13 लोग पुलिस में, स्पेशल फोर्सेस में, BSF, नेवी में ज्वाइन कर चुके हैं।
तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस एपिसोड के जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले कहानी एक अगले वीडियो के साथ आपके साथ कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।